गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं प्राध्यापक अजय सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 15 यानी पाठ 15 समाचार जन से जनहित तक। ये एक लेख है। लेख के माध्यम से समाचार के बारे में जानकारी दी गई है। लेखक हैं डॉक्टर अमरनाथ अमर। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले लेखक का परिचय जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेसन नंबर 15 यानी पाठ 15 समाचार जन से जनहित तक। जन यानी सामान्य जन, आम इंसान की बात की गई है, और जनहित तक यानी उनके भलाई तक। यानी जो समाचार होता है वह जनता की आवाज़ होती है, जनता के लिए होती है और जनता की भलाई के लिए होती है। डॉक्टर अमरनाथ अमर लेखक का नाम है। लेखक परिचय देख लेते हैं। अमरनाथ अमर जी का जन्म 7 अप्रैल 1956 को यानी 7 अप्रैल 1956 को पटना, जो कि बिहार में पड़ता है, में हुआ। आपने मीडिया में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। लेखक, कवि, आलोचक तथा दूरदर्शन के सैकड़ों सफल कार्यक्रमों के निर्माता एवं निर्देशक के रूप में आपकी एक अलग पहचान है। आपको प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगभग 35 वर्षों का यानी 35 ईयर्स का अनुभव है। हिंदी साहित्य के प्रति आपकी विशेष रुचि के कारण आपने हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर अनेक डॉक्यूमेंट्रीज और विशेष कार्यक्रमों का निर्माण और निर्देशन किया है। संप्रति आप दूरदर्शन के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। स्पंदित प्रतिबिंब काव्य संग्रह, वक्त की परछाइयाँ निबंध संग्रह, पुष्पगंधा कहानी संग्रह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदलते आयाम, दूरदर्शन एवं मीडिया विविध आयाम आदि। इनकी रचनाएं हैं। ये एक लेख है। लेख क्या होता है वो हम बता दें। लेख में किसी भी विषय को लेकर विस्तार से लिखते हैं। अनेक अनुच्छेदों में विषय को विभाजित करके विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। लेख रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक साहित्य भी। इसमें मौलिक, रोचक, उत्कृष्ट जानकारी और रचनात्मक सौष्ठव का मिला जुला प्रभाव होता है। ऐसे लेख साहित्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये लेख क्या होता है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम पाठ परिचय, इस पाठ में क्या बताने की कोशिश की है अमर जी ने, वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं पाठ परिचय में। आज के वैश्वीकरण के युग में, वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण, यानी इंटरनेशनल लेवल पे सब कुछ हो रहा है। तो आज के वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण के युग में जनसंपर्क माध्यमों में समाचार एक क्रांति, एक मिशन है। समाचार पाठ्य माध्यम है, यानी पढ़ने का विषय है। रेडियो श्रव्य माध्यम है। अब देखिए, रेडियो में अब सिर्फ श्रव्य माध्यम है, यानी सुनने का ही माध्यम है, उसमें आप देख नहीं सकते। श्रव्य यानी सुनना। तो दूरदर्शन दृश्य श्रव्य माध्यम है, यानी दूरदर्शन में दृश्य यानी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इस कार्य में सहज, प्रवाहमयी, प्रभावी एवं गरिमामय भाषा की आवश्यकता है। यह एक गंभीर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है।
लेखन से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे बड़े अधिकारी तथा कर्मचारियों के समन्वय से यह कार्य पूर्ण किया जाता है। प्रस्तुत लेख में समाचार की आवश्यकता, उसकी महत्ता तथा भविष्य की विविध संभावनाओं को बताया गया है। अब देखिए, हम समाचार सुनते हैं या पढ़ते हैं और हमने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि इस समाचार को हमारे पास तक पहुंचाने में कितने लोगों ने मेहनत की है। आजकल तो न्यूज़ एजेंसियां हैं, वहाँ से भी समाचार लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हर समाचार पत्रों के और हर टीवी चैनलों के अपने अपने पत्रकार होते हैं जो लोगों के बीच में जाकर जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और उसे समाचार के रूप में हमारे सामने तक प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कितने मेहनत के बाद यह समाचार हमारे सामने आता है, कितने लोगों की भूमिका होती है, कितने लोगों की जवाबदारी होती है, ये सारी चीज़ें इस पाठ में बताने की कोशिश की है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। समाचार जन से जनहित तक, यानी जो समाचार होता है यह आम आदमी की आवाज़ होती है, आम आदमी के लिए होती है और आम आदमी के हित में होती है, उनकी भलाई के लिए होती है। आज वैश्वीकरण के युग में समाचार का बहुत महत्व है। सैटेलाइट के माध्यम से अब रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार उपलब्ध होते हैं। संचार के क्षेत्र में यह एक क्रांति है। वस्तुतः समाचार की प्रस्तुति जन से जनहित तक का माध्यम है। कोई भी समाचार जो हम पल भर में देख, पढ़ या सुन लेते हैं, उसके पीछे लोगों की मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता शामिल रहती है। हम देख लेते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आज वैश्वीकरण का युग है। आप देखिए, विश्व में कोई भी घटना कहीं भी घटित हो, वो आपको तुरंत पता चल जाती है। और अब तो संचार माध्यम इतना समुन्नत हो गया है कि आप लाइव टेलीकास्ट देख लेते हैं। विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना, छोटी या बड़ी, आप चाहे तो समाचार के माध्यमों से आपको लाइव दिखाया जाने लगता है। और ये होता कैसे है? सैटेलाइट के माध्यम से। जो तमाम सैटेलाइट आसमान में छोड़े गए हैं, कई देशों द्वारा छोड़े गए हैं, वो सैटेलाइट के माध्यम से रेडियो और टेलीविज़न, इन दोनों चीज़ों पे समाचार हम सुनते हैं, देखते हैं। रेडियो चूँकि श्रव्य माध्यम है, सिर्फ सुन सकते हैं इसमें। टेलीविज़न श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम है, यानी सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। मोबाइल आजकल सबसे बढ़िया उपकरण माना जाता है, आपके साथ हमेशा रहता है। तो मोबाइल भी जो है संचार के माध्यमों में शुमार किया जाता है और इसमें भी हर तरह की वो सारी चीज़ें होती हैं जो रेडियो और टेलीविज़न में आप देख या सुन सकते हैं। समाचार पत्र, पहले हम समाचार की पत्र की बात कर लें। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार उपलब्ध होते हैं। हालांकि ये आप तक प्रिंट मीडिया की अगर बात करें तो वो आपके पास कई घंटे बाद पहुंचता है, लेकिन आजकल ये जो प्रिंट मीडिया है, आप देखें ये मोबाइल वगैरह पे यानी इंटरनेट के माध्यम से ये सारी खबरें जो है आप तुरंत के तुरंत भी पढ़ सकते हैं, यानी कुछ मिनट के बाद ही वो घटनाएं आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देने लगती हैं, वो भी ऐप के माध्यम से। इनके भी ऐप है जो इंटरनेट के माध्यम से संचालित होते हैं और वहाँ पे आपको समाचार तुरंत पढ़ने को उपलब्ध हो जाता है। संचार के क्षेत्र में यह क्रांति है। पहले ऐसा नहीं होता था। आज से कई साल पहले की अगर हम बात करें, कुछ साल पहले की बात करें, तो संचार माध्यमों में इतनी ज़्यादा क्रांति नहीं हुई थी, लेकिन इधर पिछले 15-20 सालों से यह क्रांति देखने को मिल रही है। वस्तुतः समाचार की प्रस्तुति जन से जनहित तक का माध्यम है, इसलिए हम कह सकते हैं समाचार की जो प्रस्तुति होती है, समाचार जो लोगों तक पहुंचाया जाता है, वह जन से जनहित तक का माध्यम है। यानी जनता की भलाई के लिए, उनकी जानकारी के लिए, उनके ज्ञानवर्धन के लिए ये बहुत ज़रूरी है।
कोई भी समाचार जो हम पल भर में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, उसके पीछे हमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके पीछे कितने लोगों की मेहनत, कितने लोगों की एकाग्रता और प्रतिबद्धता शामिल होती है। तो आप देखिए, बहुत सारे जो समाचार पत्र से जुड़े हुए लोग हैं या जो टेलीविज़न चैनलों से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम होता है उनकी एकाग्रता। वो सिर्फ समाचारों पे ही ध्यान एकाग्रचित करके रखते हैं और प्रतिबद्धता, पूरी तरह समर्पित होते हैं वो अपने समाचार पत्र के प्रति या अपने चैनल के प्रति। तो इतने सारे लोगों की मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता शामिल होती है जो समाचार हम देखते, पढ़ते या सुनते हैं। हम देखते हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत वर्ष 1780 में बंगाल में हुई। समाचार पत्र की बात कर रहे हैं। समाचार पत्रों की शुरुआत जो है वर्ष 1780 यानी 1780 में बंगाल में शुरुआत हुई। समाचार पत्र की शुरुआत होने के बाद विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। एक बार शुरुआत हो जाए तो आप देखें, फिर तो कंपटीशन का ज़माना है, देखा देखी बहुत सारे लोग उस लाइन में आ जाते हैं। तो 1780 में जब समाचार पत्र की शुरुआत बंगाल से हुई थी, उसके बाद तमाम भाषाओं में, हमारे देश में आप देखें जितने प्रदेश हैं लगभग उतनी भाषाएं आपको दिखाई देंगी। तो तमाम भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। प्रत्येक समाचार पत्र का ध्येय मतलब उद्देश्य। तो प्रत्येक समाचार पत्र का जो ध्येय था, वाक्य भिन्न होते हुए भी समाचार पत्र राष्ट्रीयता से संलग्न है। भले ही लैंग्वेज अलग अलग हो, तमाम अलग अलग भाषाओं में भले ही प्रकाशित होते थे, लेकिन सबका जो मुख्य उद्देश्य था वह एक ही था, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रहते थे और जनहित में ही समाचार प्रस्तुत किया जाता था। तीनों माध्यमों ने जनहित में 3 तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। मतलब 3 तरह समाचार का जो उद्देश्य है वह 3 तरह का एक रूपरेखा बनाई गई, जिसमें 3 चीज़ों को शामिल किया गया। मनोरंजन भी होना चाहिए, ज्ञानवर्धन यानी उनका ज्ञान भी बढ़ना चाहिए, और सूचना का प्रसारण, और जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनकी सही तरीके से सूचना दी जाए। इसी सूचना में समाचार और समाचार के विविध स्वरूप शामिल हैं। इन 3 जो रूपरेखा बनाई गई उसके माध्यम से ही समाचार के जो अन्य स्वरूप हैं वो सब इसी में शामिल किए गए। रेडियो की शुरुआत 16 मई 1924 को हुई, यानी 16 मई 1924। इसी तरह 15 दिसंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई। अब देखिए, रेडियो की शुरुआत 16 मई 1924 यानी 16 मई 1924 को हुई थी, और दूरदर्शन की जो शुरुआत हुई थी 15 दिसंबर 1959। लगभग 25 सालों बाद दूरदर्शन की शुरुआत हुई। आकाशवाणी और दूरदर्शन का जो लोगो था, जो मूल मंत्र था, वो भी अलग अलग था। आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और दूरदर्शन ने सत्यम शिवम सुंदरम के मूल मंत्र को अपनाकर जनहित में प्रसारण शुरू किया। आकाशवाणी का जो मूल मंत्र था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, क्योंकि आकाशवाणी की आज की भी बात करें तो आकाशवाणी जो है हमारे देश के 99% लोगों तक पहुंच रखता है लगभग, क्योंकि उसका मूल मंत्र है बहुजन हिताय, यानी जो हमारे देश के बहुजन हैं, यानी बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनके हित की बात की जाए, और बहुजन सुखाय, और जो लोग हैं उनको सुखी किया जाए। और दूरदर्शन का जो लोगो था, जो मूल मंत्र था सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये दोनों अपने अपने मूल मंत्र को अपनाकर जनहित में इन्होंने प्रसारण करना शुरू किया।
आज भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विविध चैनलों के अलावा अन्य अनेक समाचार चैनलों, विदेशी चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले समाचार घर घर में पहुंचते हैं। अब देखिए, जब शुरुआत हुई थी 1924 और 1959 में, तो उस समय एक एक ही चैनल थे। लेकिन आज अगर हम भारत की बात करें तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के विविध चैनलों के अलावा भारत में आप देखें, आकाशवाणी के भी सैकड़ों चैनल आपको मिल जाएंगे, दूरदर्शन के भी सैकड़ों चैनल है, मतलब 400-500 चैनल वैसे भी चलते हैं। दूरदर्शन का मतलब यहाँ पे टेलीविज़न से है। जब शुरुआत हुई थी टेलीविज़न की तो सरकारी जो चैनल थे दूरदर्शन, फिर विविध ये जो महानगरों में DD1, DD2 भी चलने लगा, और आज देखें तो सैकड़ों चैनल हमारे देश में चल रहे हैं और ज़्यादातर प्राइवेट ही हैं। तो ये इन चैनलों के अलावा अन्य अनेक समाचार चैनल, आज पहले एक ही DD1, DD2 पे ही समाचार आते थे, 10-10 मिनट 20-20 मिनट का समाचार होता था, लेकिन आज 24-24 घंटे समाचार चैनल हैं और एक एक लैंग्वेज में कई चैनल है समाचारों के, जिस पे दिन रात समाचार प्रसारित किए जाते हैं। और ये समाचार घर घर में पहुंचते हैं, जहाँ पे दूरदर्शन है वहाँ पे, जहाँ पे रेडियो है वहाँ पे। तो पूरे देश को एक तरह से कहें तो कवर कर लिया है इन्होंने। और इतना ही नहीं, कुछ विदेशी चैनल भी हैं जो कि हमारे देश में प्रसारण करते हैं। पहले बात करें हिंदी और इंग्लिश में ही ये चीज़ें दिखाई देती थी, लेकिन अब लोकल लैंग्वेज में भी तमाम चैनल दिखाई देते हैं। भारत में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि हर प्रदेश की भाषा में भी समाचार प्रसारित किए जाते हैं। परंतु आकाशवाणी और दूरदर्शन के युग में भी समाचार पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, लोगों की जेब में मोबाइल रहता है, टेलीविज़न हर घर तक पहुंच अपनी बना चुका है लगभग। उसके बावजूद जो समाचार पत्र हैं उनका महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो समाचार आप टेलीविज़न वगैरह पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, ये बदलता रहता है हमेशा। लेकिन समाचार पत्र की एक अपना ही एक महत्व है, एक विशेषता है इसकी। एक बार आपने खरीद लिया, जो अच्छे समाचार हैं, जो आपके हित की बात है, जो आर्टिकल वगैरह हैं, उन्हें आप कटिंग करके रख सकते हैं, जब मूड में आए तब पढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी उसमें ज्ञानवर्धक चीज़ें होती हैं जिसे आप संजो कर रख सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ भी होती हैं जिन्हें आप तो मैं बता रहा था, आकाशवाणी और दूरदर्शन के युग में समाचार पत्र का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी अपनी उपयोगिता है, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी उपयोगिता है। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट चाहिए तो आप इंटरनेट और दूरदर्शन में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से ज्ञानवर्धन करना है, बहुत सारे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ भी समाचार पत्रों में होती है, हालांकि समाचारों में भी होती हैं, लेकिन इसकी कटिंग आप रख सकते हैं, इसे बाद में भी पढ़ा जा सकता है जब मूड करे, जब आपके पास टाइम हो तब। गाँव से लेकर महानगरों तक हर नागरिक को सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ने की ललक बनी रहती है। अब देखिए, कोई भी हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, सुबह सुबह जब सो के उठता है, ब्रश मंजन करता है, चाय पानी करता है और कुछ समय निकाल कर वह देश दुनिया का हाल समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करता है। तो सभी लोगों में ये ललक बनी रहती है, खास करके जो 20-25 साल के ऊपर के लोग हैं। समाचार पत्र भी अंग्रेजी और हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं और यह अनेकता में एकता का प्रतीक है। हर भाषा और बोली का सम्मान है। हमारे देश में देखें, हमारे नोट जो रुपए हैं उस पे भी हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, सबका जिक्र किया गया है और हर बोली, हर भाषा का
सम्मान किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हे दृष्टि से देखा जाता हो। और यही वजह है कि समाचार पत्र हर लैंग्वेज में आपको छपते हुए दिखाई देंगे, और एक एक नहीं कई कई समाचार पत्र छपते हैं। चैनलों में भी आप रेडियो चैनल पे भी देखें तो हर प्रदेश का अलग अलग जो लैंग्वेज है उसमें अलग अलग समाचारों के चैनल हैं, और एक एक नहीं कई कई चैनल वहाँ आपको दिखाई देते हैं। रेडियो समाचार श्रव्य अर्थात सुनने के माध्यम से प्रस्तुत होता है। रेडियो एक श्रव्य सामग्री होती है, मतलब इसमें जो भी कार्यक्रम होते हैं उन्हें आप सिर्फ सुन सकते हैं। इसमें दृश्य नहीं होता, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। आवाज़ के माध्यम से दृश्य की अनुभूति कराई जाती है। अब आप सोचेंगे आवाज़ के माध्यम से दृश्य की अनुभूति कैसे कराई जा सकती है, तो वो होता ही है। जैसे अगर आपके सामने सलमान खान, अमिताभ बच्चन या किसी भी बड़े आदमी का नाम लिया जाए तो आपके मन में उनका एक प्रतीक, एक उनके जो पहचान है या उनका जो हाव भाव है या उनका जो चेहरा है या जो पर्सनालिटी है वह आपके मस्तिष्क में अपने आप आ जाती है। उसे बताने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह आवाज़ के माध्यम से दृश्य की अनुभूति कराई जाती है। जब आदमी रेडियो पे समाचार सुनता है या कोई भी प्रोग्राम देखता है तो दृश्य की जो परिकल्पना है वो खुद ब खुद करने लगता है। यही वजह है कि आप देखें बहुत सारे ऐसे सीरियल, बहुत सारे ऐसे फिल्में होती हैं जिसको देखते देखते व्यक्ति इतना ज़्यादा लीन हो जाता है कि वह उसी जो सीरियल है या जो फिल्म है उसके किरदार की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये होती है अनुभूति। समाचार पत्रों को प्रिंट मीडिया कहा जाता है। इसमें कागजों पर समाचार की छपाई होती है। प्रिंट यानी छपाई। तो समाचार पत्र को प्रिंट मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पेपर पे, अब चूँकि हमारे देश में पेपर पे ही छपाई होती है, हालांकि लगभग सारे देशों में पेपर पे छपाई होती है, लेकिन एक ऐसा भी देश है जहाँ पे कपड़े पे भी पेपर छपते हैं। खैर, तो पेपर पर यानी कागज़ पर समाचारों की छपाई होती है, इसीलिए इसे प्रिंट मीडिया कहा जाता है। इसमें भी विविध समाचार एजेंसियों से समाचार प्राप्त किए जाते हैं। अब चूँकि हर चैनल, जो छोटे मोटे चैनल हैं, मतलब जो पत्र, समाचार पत्र हैं लोकल लेवल पे, अब वो इतने पत्रकार रखेंगे तो संभव नहीं है इतने पत्रकार रखना। तो समाचार एजेंसियां इनकी भी हैं, और जो छोटे मोटे समाचार पत्र हैं वे लोग समाचार एजेंसियों से समाचार प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सारे समाचार समाचार एजेंसी से ही नहीं लेते, इन्होंने भी कुछ अपने पत्रकार, रिपोर्टर इनके भी होते हैं। तो इसके अलावा जो पत्र के अपने रिपोर्टर होते हैं वे शहर में घूम घूम कर समाचार एकत्र करते हैं। उन्हें जो भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसकी जांच परख करने के बाद वे समाचारों को एकत्रित करते हैं। उप संपादक समाचार के लेखन का कार्य करते हैं। जो उप संपादक होता है, पोस्ट है, जो लेखन का कार्य करता है। जब समाचार उसके पास आता है तो वो उसे क्रमबद्ध तरीके से, सही तरीके से जो है लिखने का कार्य करता है। वर्तमान में आजकल, ये तो पहले की बात है, वर्तमान में आजकल तो सीधे संगणक में ही समाचार टाइप किए जाते हैं। संगणक यानी कंप्यूटर। तो आज ज़माना बदलता जा रहा है, आजकल सीधे संगणक में समाचार टाइप कर लिए जाते हैं कंप्यूटर में। और इस कार्य के बाद मुद्रित शोधन का कार्य महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब देखिए, समाचार एकत्र करने वाला जो होता है वह रिपोर्टर होता है, पत्रकार होता है। उसके बाद वो उप संपादक के पास आता है या वो संगणक में समाचार टाइप कर देता है। इसके बाद मुद्रित शोधन का कार्य महत्वपूर्ण होता है। मुद्रित जो प्रिंट किया गया है, जो लिखा गया है, वह शुद्ध है या अशुद्ध है। चूँकि लोगों के बीच में जाएगा, पढ़े लिखे लोग भी उसको पढ़ते हैं, तो कहीं उसमें इतनी गलतियां ना हो, चाहे वह मात्रा की गलतियां हो या सेंटेंस, वाक्य शुद्धिकरण का मामला हो। तो ये सब देखने
के लिए जो है मुद्रित शोधन का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो किया जाता है। मुद्रित सामग्री में कहाँ कहाँ त्रुटियां हैं, जो टाइप किया गया है उसमें कितनी गलतियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए दी गई सामग्री में ही संकेत लगाने होते हैं। जो प्रिंट करके दिया जाता है उसमें ही संकेत लगाना पड़ता है कहाँ कहाँ गलती है इसमें, और उसमें भी गलती दिखाने के लिए भी जो है कुछ संकेत होते हैं। जैसे जिस स्थान पर जो अंश शुद्ध किया जाना है उसे हाशिए पे लिखा जाता है, यानी उसे साइड में लिखा जाता है। पहली आधी पंक्ति, अब जैसे एक लाइन है, पहली आधी पंक्ति की अशुद्धियों के संकेत बाईं ओर तथा दूसरी आधी पंक्ति की अशुद्धियों के संकेत दाईं ओर लगाए जाते हैं। जैसे एक लाइन लिख दिया गया, उसमें अगर 10 शब्द हैं तो पहले 5 शब्दों के जो अशुद्धियां हैं पहले तो उनको अंडरलाइन किया जाता है, और बाईं तरफ, पेज के बाईं तरफ उनके बारे में मतलब उन्हें शुद्ध करके लिखा जाता है, और बाद के जो 5 शब्द हैं उनके दाहिनी तरफ। तो इस तरह कुछ संकेत होते हैं उनमें, जिससे जो मुद्रित सामग्री है उसमें कहाँ कहाँ अशुद्धियाँ हैं उनको दूर किया जाता है। मुद्रित शोधन के कुछ विशिष्ट संकेत होते हैं। इन संकेतों द्वारा मुद्रित शोधक बताता है कि शुद्धि किस प्रकार की जानी है, कि मात्रा की है या शब्दों का हेर फेर है या व्याकरण की अशुद्धियाँ हैं, ये किस टाइप की अशुद्धियाँ हैं। वो मुद्रित शोधक जो मुद्रित मतलब जो प्रिंट किया हुआ पेपर उसके सामने आता है, उसको जो शोध करने वाला व्यक्ति है, मतलब उसको शुद्ध करने वाला जो व्यक्ति है, वो बताता है कि शुद्धि किस प्रकार की जानी है। इस प्रकार पुस्तक को शुद्ध, समुचित, मानक साहित्यिक भाषाई रूप प्रदान करने का कार्य सही अर्थों में मुद्रित शोधक करता है। वैसे तो कोई कुछ भी लिख के दे देता है, जैसे आप लोग हैं एग्जाम में पेपर लिख के दे देते हैं, एग्जामिनर जो है उसको देखता है कहाँ कहाँ गलती है। तो उसी तरह पेपर रिपोर्टर जब टाइप करके देता है या जो टाइपिस्ट है वो जब टाइप करके देता है तो मुद्रित शोधक जो है उसे शुद्ध करता है, सही क्रम में लगाता है, साहित्यिक रूप से उसे साहित्यिक रूप प्रदान करने का जो कार्य है वह वही करता है, जो कि मुद्रित शोधक कहलाता है। अतः मुद्रण कार्य में मुद्रित शोधक का अपना विशिष्ट स्थान है। तो ये जो मुद्रण होता है, जो प्रिंटिंग होती है, उसमें मुद्रित शोधक की अपनी अहम भूमिका होती है, बड़ा विशिष्ट स्थान होता है। क्योंकि अगर वो शुद्ध ना करे तो खराब सामग्री लोगों तक पहुंचाई जाएगी और समाचार पत्र की विश्वसनीयता और उसकी इमेज पे फर्क पड़ने लगता है। इसके बाद प्रधान संपादक की ओर से हरी झंडी मिलने पर समाचारों की पृष्ठानुसार सेटिंग की जाती है। जब मुद्रित शोधन का कार्य पूरा हो जाता है तो प्रधान संपादक जो होता है उसकी ओर से हरी झंडी मिल जाती है कि भाई हाँ, और हरी झंडी मिलने के बाद समाचारों की पृष्ठ के अनुसार सेटिंग की जाती है। मतलब कौन सा समाचार फर्स्ट पेज पे होना चाहिए, कौन सेकेंड पेज पे, कौन थर्ड पेज पे, कौन फोर्थ पेज पे, यानी उनके महत्व के अनुसार जो है उनकी सेटिंग कर दी जाती है। और तब उसके बाद छपाई का काम शुरू होता है, तब उसके बाद प्रिंटिंग का काम शुरू हो जाता है। दूरदर्शन टेलीविज़न दृश्य अर्थात देखने का माध्यम है, जिसमें श्रव्य भी शामिल होता है। जो दूरदर्शन, अभी तक तो आप रेडियो के बारे में, समाचार पत्रों के बारे में देख रहे थे, लेकिन अब दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन जो है ये दृश्य श्रव्य सामग्री है, मतलब देखना और सुनना दोनों का काम यहाँ पे होता रहता है। वस्तुतः समाचार लेखन से प्रसारण तक के कार्यों के कई पक्ष हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की मेहनत के बाद ये समाचार हमें देखने को मिलता है, और कौन कौन से लोग होते हैं शामिल, देख लीजिए जरा। वस्तुतः समाचार लेखन से प्रसारण तक के
कार्यों के कई पक्ष होते हैं। जैसे समाचार कक्ष में विभिन्न समाचार एजेंसियों से असंख्य समाचार प्राप्त होते हैं। समाचार कक्ष जो होता है, जहाँ पे आप देखें टेलीविज़न में बैठ करके जो समाचार वाचक होता है वह समाचार पढ़ता है, जिस रूम में बैठ करके पढ़ता है। वहाँ पे एक समाचार नहीं आते। जो न्यूज़ रूम होता है वहाँ पे एजेंसियों से, रिपोर्टर से और तमाम लोगों से असंख्य समाचार प्राप्त होते हैं, बहुत सारे समाचार प्राप्त होते हैं। ठीक है, आज इतना ही, बाकी चीज़ें हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।